ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो पहली बात जो एनसीईआरटी ने कही है वो है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हम सिर्फ विजिबल रेज ही देख पाते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? सन से जो लाइट आती है वो हर तरह की लाइट आती है, पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम निकलता है जिसके अंदर तरह तरह की रेज होती हैं, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। इस पूरे बड़े से बैंड में इसी को स्पेक्ट्रम कहते हैं। 2G स्पेक्ट्रम, 3G स्पेक्ट्रम, 4G स्पेक्ट्रम, वो भी इसी के अंदर है। ठीक है, तो हमें अभी सबकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ कुछ याद करने की जरूरत हमें नहीं है। हमें सिर्फ ये याद करना है इस पॉइंट ऑफ टाइम में कि पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो विजिबल रेज का रीजन है वो कहां से कहां तक है? 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर। और इसके अंदर ही है विबग्योर। विबग्योर का फुल फॉर्म आप याद कर चुके हैं पहले ही। वायलेट आई मैं नहीं बताऊंगा, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। आई का क्या मतलब है आप कमेंट्स में बताइए। वेवलेंथ भी समझ लीजिए। देखिए, कोई भी वेव होती है तो इस तरह से जाती है, तो इसका जो जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से फिर जीरो, फिर मिनिमम, मिनिमम से दोबारा जीरो, तो फर्स्ट जीरो, सेकंड जीरो, थर्ड जीरो, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो वेवलेंथ होती है। कोई भी लाइट रे जो होती है वो इस तरह से ऑसिलेशंस करते हुए चलती है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था 11th में सिंपल हार्मोनिक मोशन में, वैसे ही हम लोगों ने पढ़ा था अल्टरनेटिंग करंट में। अब हम लोग लाइट में भी ये चीज पढ़ेंगे। हालांकि रे ऑप्टिक्स में ऐसा कुछ हम लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, बट वेव ऑप्टिक्स में मिलेगा। तो अब पूरा जो रे ऑप्टिक्स है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, विबग्योर, और उसके बाद हम लोग प्रिज्म से पढ़ाई करेंगे, मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन, ये सारी चीजें किसके अंदर होंगी? इस विजिबल रेज के ही अंदर होंगी। तो हम लोग जो भी दुनिया जानते हैं अपने आसपास के, लैपटॉप का कलर क्या है और सन का कलर क्या है, ये हमें दिखता है सिर्फ इतने ही पतले रीजन ऑफ विजिबल रेज की वजह से। तो हमारी जो लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है यूनिवर्स की वो विजिबल रेज की ही वजह से बन पाती है, अपनी विजन से बन पाती है। थोड़ी और जानकारी लाइट के बारे में। देखिए, लाइट की स्पीड हम लोग याद करते रहे हैं, अभी तक कई बार कर चुके हैं। c = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा, दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। और अगर एग्जैक्ट वैल्यू पे जाना चाहें तो ये वैल्यू है। लेकिन अब यार देखो, 2.9979 टाइप की चीज को 3 लिख दिया तो क्या गलत कर दिया? तो सारी कैलकुलेशंस के लिए हम लोग ये यूज करते हैं। आपको ये तो बिल्कुल नहीं याद रखना है, ये भी आपको याद रखने की कोई खास जरूरत नहीं है, आपको दिया रहेगा कांस्टेंट्स के रूप में। बट इतने बार सवाल लगाएंगे आप कि आपको ये याद हो ही जाएगा। 10th के ज्ञान से शायद अभी भी याद होगा ही पहले से। अच्छा, अब ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाईएस्ट अटेनेबल स्पीड इन नेचर यही है। यानी कि हम लोग कितने भी एडवांस्ड हो जाएं, आगे हम लोग स्पेसशिप बनाएंगे तो स्पेसशिप की कभी भी स्पीड इसके आसपास भी नहीं होगी। कोई और एलियन लोगों ने भी स्पेसशिप बनाई होगी तो उनकी स्पीड कभी भी इससे ज्यादा नहीं होगी। नेचर अपने आप को डिफाइन किए हुए है शायद कि ये हमारी अपर लिमिट है। उसी तरह एक लोअर लिमिट है टेम्परेचर की। लोएस्ट अटेनेबल टेम्परेचर इन नेचर कितना है? 0 केल्विन। 0 केल्विन को अगर हम लोग डिग्री सेंटीग्रेड में लिखें तो ये होता है -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। So this is the lowest attainable temperature and this is the highest attainable speed of anything. फिर यहाँ पे भी 273.15 को उड़ा देते हैं, -273 डिग्री सेंटीग्रेड बोल देते। अब एक और सवाल आ जाता है कि यार किसी चैप्टर में हम लोग बोलते हैं कि लाइट एक
वेव है और किसी चैप्टर में बोल देते हैं कि लाइट स्ट्रेट लाइन है। तो भाई ऐसे चल रही है कि ऐसे चल रही है, सही क्या है ना? इस तरह का सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि व्हेन द लाइट ट्रेवल्स इन अ वेव स्टिल व्हाई डू वी कंसीडर इट टू बी ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन? तो उसका बहुत ही सिंपल आंसर है कि भाई लाइट की जो वेवलेंथ है, जो विजिबल लाइट है, जो हमको दिखती है, कौन सी, थोड़ी देर पहले पढ़ा, विजिबल लाइट रे 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर के बीच में। नैनोमीटर है यार, नैनोमीटर कितना होता है? 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर। तो 400 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर इस ऑर्डर की कोई चीज है तो कितनी छोटी होगी, उसकी वेवलेंथ कितनी कम होगी। और हमारे आसपास जो कुर्सी, मेज, टेबल, लैपटॉप, ट्यूबलाइट, कंप्यूटर, ये सब होते हैं, ये सब यार इनका जो साइज होता है वो एटलीस्ट सेंटीमीटर के ऑर्डर में, मीटर के ऑर्डर में तो होता ही है, कहाँ नैनोमीटर और कहाँ मीटर। तो इसलिए हमें जो चीजें दिखाई देती हैं उसके सामने लाइट की वेवलेंथ कुछ है ही नहीं, बहुत ही कम है। तो लाइट ऐसे जा रही है कि ऐसे जा रही है हमें पता ही नहीं चलता है ना? लाल वाला वेव है और काला वाला स्ट्रेट लाइन है। तो ये मैंने काफी बड़ा बना दिया ताकि आपको दिखाई दे, असली में ये बहुत ही कम वेवलेंथ होती है, बिल्कुल ऐसे पास 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 चल रही होती है और हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। और वेव में चलती हुई चीज भी प्रैक्टिकली हमारी लिमिटेड एबिलिटी वाली आंखों के लिए ऐसा लगता है कि हाँ चलो लाइट स्ट्रेट लाइन में चल रही है। और आप कभी भी टॉर्च से एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि एक बच्चा टॉर्च जला ले और दूसरी तरफ से दूसरा बच्चा टॉर्च की केवल बीम को देखे तो उसको लगेगा हाँ यार ये स्ट्रेट लाइन में लाइट रेस चल रही है। पार्टिकल मॉडल ऑफ लाइट। तो पहले एक आदमी थे, साइंटिस्ट थे, डेस्कार्टेस। उन्होंने बोला कि भाई कॉर्पसल्स हम बोलेंगे और इन कॉर्पसल्स से बनी होती है हमारी लाइट। लाइट टाइनी पार्टिकल से बनी होती है। दिस इज पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। तो न्यूटन ने इस थ्योरी को बैक किया, इसका सपोर्ट किया, बोले कि नहीं डेस्कार्टेस अंकल जो कह के गए हैं वो सही कहा है उन्होंने। न्यूटन ने अपनी तरफ से बोला कि न्यूटन क्योंकि मैकेनिक्स में बहुत स्ट्रांग थे तो बोले कि ये भाई मासलेस होते हैं पार्टिकल्स और ये इलास्टिक होते हैं। अब हम लोग जानते हैं काफी सारी ज्ञान प्राप्ति के बाद कि यार अच्छा लाइट के जो पार्टिकल्स हैं उन्हें तो हम लोग फोटॉन्स कहते हैं। और फोटॉन्स कैसे होते हैं? मासलेस और चार्जलेस। लेकिन आगे हम लोग पढ़ेंगे कि फोटॉन्स भले मास ना हो, चार्ज ना हो, लेकिन एनर्जी होती है उनके अंदर। उनकी एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? E इज इक्वल टू एच न्यू। एच क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट, और न्यू होता है फ्रीक्वेंसी, ई होता है एनर्जी। अगर अभी आपको ये नहीं समझ में आ रहा बिल्कुल चिंता मत करें, ये सब पढ़ाया जाएगा। हमें यहाँ पे केवल इतना समझना है कि इन दोनों लोगों ने जिसको कॉर्पसल्स बोला था उसी को आज हम लोग फोटॉन्स कहते हैं। अब न्यूटन ने डेस्कार्टेस की थ्योरी के सहारे ये सब एक्सप्लेन कर दिया कि रिफ्लेक्शन कैसे होता है, रिफ्रैक्शन कैसे होता है। थोड़ी बहुत रिफ्रैक्शन में गलती भी की। न्यूटन ने ये कह दिया था कि वाटर में जो लाइट की स्पीड होती है वो ज्यादा होती है, बट ऐसा नहीं है। बाद में पता चला कि वाटर में लाइट की स्पीड कम होती है। बट फिर भी इसका कॉर्पसल थ्योरी, पार्टिकल मॉडल से इन्होंने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को थोड़ा एक्सेप्टेबली एक्सप्लेन कर दिया। रिफ्लेक्शन तो बहुत मस्त एक्सप्लेन किया। उन्होंने क्या कहा कि भाई जैसे कोई बॉल आती है, टक्कर खाती है और फिर उसी एंगल में बाहर चली जाती है ना? अरे यार कोलिजन में नहीं पढ़ा था हमने? एक एंगल पे बॉल फेंको तो बॉल दीवार से टक्कर खाएगी या फर्श से टक्कर खाएगी और फिर ऐसे जाके उसी एंगल में वापस आ जाएगी। तो I इज इक्वल टू आर। इन्होंने बोला कि मेरी टेनिस बॉल भी I इज इक्वल टू आर कर रही है, तो चलो अब हम लोग, अब पता नहीं तब टेनिस खेला जाता था कि नहीं, अब चलो हमारी जो लाइट है वो भी I इज इक्वल टू आर करेगी। I इज इक्वल टू आर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये चीज हम लोग 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो इन्होंने न्यूटन ने कहा कि जैसे बॉल I इज इक्वल टू आर फॉलो करती है वैसे ही
एक लाइट पार्टिकल या कॉर्पसल I इज इक्वल टू आर को फॉलो करेगा। लेकिन कुछ बातें जो थी वो एक्सप्लेन नहीं हो पाई, जैसे कलर्स ऑन थिन ऑयल फिल्म, ये कैसे है भाई, एक ही लाइट व्हाइट लाइट है, वो साथ साथ कलर कैसे दिए दे रही है ना। बाद में हम लोगों ने उसको डिस्पर्जन बोला। फिर उसके बाद पार्टिकल रिफ्लेक्शन, पार्शियल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, होता क्या था कि जैसे अगर मान लीजिए लाइट जा रही है किसी दूसरे मीडियम में, ऐसे जाती थी और ऐसे वापस भी आ जाती थी, मतलब यहां लाइट एंटर कर रही है, कुछ रिफ्रैक्शन में जा रही है, कुछ रिफ्लेक्शन में जा रही है, ये एयर है, ये वाटर है। तो इसका कुछ खास एक्सप्लेनेशन इससे नहीं मिल पा रहा था कॉर्पसल थ्योरी से। और इसका एक मतलब सिग्निफिकेंस ये है कि भाई पार्शियल रिफ्लेक्शन, पार्शियल रिफ्रैक्शन कहां पे होता है, जब हम किसी पॉन्ड में देखते हैं, किसी स्विमिंग पूल में देखते हैं, तो हम अपनी शक्ल भी देख लेते हैं। तो ये किसकी वजह से देख पा रहे हैं, जो वर्चुअल इमेज है वो किसकी वजह से देख पा रहे हैं, रिफ्लेक्शन की वजह से देख पा रहे हैं कि पानी की सरफेस मिरर की तरह भी बिहेव करती है, बट थोड़ी सी जो इमेज बनती है वो बहुत शार्प नहीं होती है, उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन हमें दिखता है कि हाँ भाई मेरा चेहरा दिख रहा है। जब मिरर की खोज नहीं हुई थी तब पुराने जमाने में लोग पानी में ही भाई अपनी शक्ल देखते थे, है ना, उसी से सजते संवरते होंगे शायद। और अब आपको अपनी शक्ल दिख गई, है ना, ऑब्जर्वर्स इमेज दिख गई, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि हाँ यार स्विमिंग पूल का जो बॉटम है वो भी दिख रहा है। तो स्विमिंग पूल का बॉटम काहे की वजह से दिख रहा है, रिफ्रैक्शन की वजह से दिख रहा है। तो ये चीज जो है बहुत अच्छे से पार्टिकल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। लेकिन अब जब वेव थ्योरी ऑफ लाइट बना ली गई, तो वेव थ्योरी ने ये कहा कि नहीं नहीं यार, वो एक तगड़ी वेव को दो छोटी वेव में हम तोड़ सकते हैं, कई छोटी वेव बना सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम लोगों ने जूनियर क्लासेस में पढ़ा था कि भाई एक प्लेन मिरर है, यहाँ पे प्लेन मिरर के दो साइड है, एक तरफ पॉलिश लगी हुई है, दूसरी तरफ स्मूथ सरफेस है। जो स्मूथ सरफेस होगी वही रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी। जो प्लेन मिरर है उसके परपेंडिकुलर एक लाइन बनाई, वो हो गई नॉर्मल। नॉर्मल से एंगल आई बनाते हुए आई इंसिडेंट रे, और एंगल आर बनाते हुए निकल गई रिफ्लेक्टेड रे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं कि ये भाई ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये सारी चीजें एक ही प्लेन में होंगी, एक दो तीन लाइनें और एक पॉइंट, ये सब कुछ एक ही प्लेन में होगा। फिर उसके बाद ये आई और आर एंगल बराबर होंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहां कवर हो गए। अब आई है क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसी चैप्टर में आगे हम लोग रिफ्रैक्शन भी पढ़ेंगे, बट रिफ्लेक्शन हमारा पुराना दोस्त है, हम पहले से जानते हैं इसको। इसमें एक और चीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नॉर्मल से हम लोग एंगल मेजर करते हैं। कभी आपको सवाल ऐसे दे दिया जाएगा, बहुत ही मतलब छोटी क्लासेस में ऐसा सवाल आता है, ऑब्जेक्टिव सवाल में, 12th में भी ऐसा पूछा जा सकता है कि एक लाइन ऐसे आई और ये एंगल था मान लीजिए 32 डिग्री। अब आपसे पूछा है कि व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो आपको ये नहीं बोलना है कि अरे आई इज इक्वल टू आर है, आंसर 32 डिग्री होगा ना। आप पहले क्या करेंगे, 32 डिग्री है तो नॉर्मल से एंगल निकालेंगे, नॉर्मल थोड़ा परपेंडिकुलर होनी चाहिए मिरर से, और 90 में से 32 माइनस किया तो कितना आया, 58 डिग्री। तो अब हमें समझ में आया, अच्छा आई अपना 58 डिग्री है। आई जब 58 डिग्री है तो आर भी 58 डिग्री ही होगा। बस, तो हमारा आर क्या आ गया, 58 डिग्री, ये आंसर है। यानी हम शुरू 32 डिग्री से किए थे और हमने ध्यान दिया कि नॉर्मल से एंगल ऑफ इंसिडेंस को मेजर करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं
कि भाई प्लेन मिरर को हमने ऐसे लगा दिया तो भी क्या दिक्कत है, इंसिडेंट लाइट ऐसे आ जाएगी, रिफ्लेक्टेड लाइट ऐसे चली जाएगी। हम इंटरेस्टेड है नॉर्मल बनाने में। नॉर्मल बनाने में तो बड़ा आसान था, प्लेन मिरर खुद एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये 90 डिग्री पे नॉर्मल बन गया। लेकिन यार अगर कर्व बना देंगे तो कर्व में नॉर्मल कैसे डिसाइड करेंगे? तो उसका एक तरीका क्या है कि कर्व में हर पॉइंट पे अलग अलग तरह की नॉर्मल बनेगी। कैसे? हमने ये रूल बनाया है कि कर्व में पहले आप टेंजेंट बनाइए, जिस भी पॉइंट पे आपको नॉर्मल निकालना है, आपको इस पॉइंट पे अगर मान लीजिए नॉर्मल निकालना था तो उस पे पहले एक टेंजेंट बना लिया, फिर उस टेंजेंट पे हम लोग 90 डिग्री खींच लेंगे। टेंजेंट पे जो 90 डिग्री पे जाने वाली लाइन होगी वो नॉर्मल की तरह सर्व करेगी। सो दिस लाइन विल नाउ सर्व एज द नॉर्मल। ठीक है, उसी तरह अब चाहे जितनी नॉर्मल बना लो, ये बन गई, एक और नॉर्मल बन गई। नॉर्मल जब भी आप कॉपी में बनाइए तो डॉटेड बनाइए। इससे हमें यह समझ में आया कि कर्व में अगर हमारा मिरर होगा, आगे हम लोग जब रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तो सरफेस जो होगी उससे रिफ्रैक्शन होगा, तब भी हम लोग नॉर्मल की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल मैं मिरर के ही टर्म्स में और रिफ्लेक्शन के टर्म्स में बात करना चाहता हूं। तो अगर हमारा मिरर जो है कर्व में है यानी स्फेरिकल है, तो उस केस में हम इनफाइनाइट टेंजेंट्स बना सकते हैं, ऐसे 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 कितने भी टेंजेंट बना सकते हैं। उसी तरह इनफाइनाइट नॉर्मल्स भी बना सकते हैं। तो आप मुझे बिल्कुल आराम से बता सकते हैं कि ये वाला जो मिरर है ये कॉनकेव मिरर है और ये वाला जो है ये कॉन्वेक्स मिरर है। तो आप देख सकते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में टेंजेंट जो है वो पॉलिश्ड सरफेस की अपोजिट तरफ बन रही है, और कॉनकेव मिरर में जो टेंजेंट है वो पॉलिश्ड सरफेस की ही साइड बन रही है। ये सब भी बड़े छोटे छोटे सवाल हैं, आगे किसी कॉम्पिटिटिव सवाल में पूछे जा सकते हैं। एक और बात कि कॉन्वेक्स मिरर जब होता है तो जो टेंजेंट है और नॉर्मल है वो दोनों ही एक ही साइड में है और पॉलिश्ड सरफेस के अपोजिट है। लेकिन कॉनकेव मिरर में जो टेंजेंट है वो पॉलिश के साथ है, जो नॉर्मल है वो स्मूथ सरफेस की तरफ है। इस पे बहुत सवाल रहते हैं, इसलिए मैं बार बार इस पे स्ट्रेस कर रहा हूं। साइन कन्वेंशन पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, वैसे तो हम लोग ने 10th में भी पढ़ी थी। यहां पर हम लोग रूल्स फॉलो करते हैं कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। ठीक है, तो ये जो भी मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 रूल लिखने हैं, ये चारों रूल किसको फॉलो करते हैं? कार्टेशियन साइन कन्वेंशन को। कैसे? देखिए, मान लीजिए कि लाइट रे इधर से आ रही है और हम लोग क्या करते हैं, लाइट रे हमेशा लेफ्ट से लाते हैं। ठीक है, लाइट ऑलवेज कम्स फ्रॉम लेफ्ट। मतलब यार ये कन्वेंशन है, ऐसा कोई रूल नहीं है, लाइट तो कहीं से भी आ सकती है, लेकिन हम जब भी बनाएंगे तो बोलेंगे लाइट भाई इधर से आएगी। ठीक है, अब जब लाइट इधर से आ रही है तो ये डायरेक्शन यानी ये डायरेक्शन डिस्टेंस अलोंग द लाइट इंसिडेंट, जिस डायरेक्शन में लाइट आ रही है उसी डायरेक्शन में डिस्टेंस अगर लेंगे तो वो कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। और यार ये कोई नई बात नहीं है, इस डायरेक्शन में चल रहे हैं तो हम लोग किस डायरेक्शन में चल रहे हैं? प्लस एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में चल रहे हैं, वही काम यहां पे हो रहा है। ठीक है, अब जब डिस्टेंस इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, मान लो कि इस डायरेक्शन में डिस्टेंस नापी जा रही है, तो डिस्टेंस ऑपोजिट टू द लाइट डिस्टेंस लाइट इंसिडेंट वो क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। तो ये तो एक्स एक्सिस के हिसाब से हो गया। एक्स एक्सिस के इस डायरेक्शन में चल रहे हैं तो पॉजिटिव हो गया, और एक्स एक्सिस के अलोंग इस डायरेक्शन में चल रहे हैं तो नेगेटिव हो गया। उसी तरह यार वाई एक्सिस में इस डायरेक्शन में अगर चल रहे हैं यानी ऐसे चल रहे हैं तो पॉजिटिव हो गया।
तो जो हम पहले से जानते हैं वही है, और इसके उल्टा चल रहे हैं, इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, तो नेगेटिव हो गया। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर इसी चीज को थोड़ा सा और अप्लाई करते हैं। तो अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम, कब किसमें क्या साइन लगेगा। हमने क्या सीखा भाई, ये जो पॉइंट है इसको कहते हैं ओरिजिन, और ओरिजिन का ये जोड़ीदार यहां पे एक पॉइंट है, इसको कहेंगे हम लोग पोल, यानी इसको कहेंगे हम लोग पोल। पोल किस में लाई करता है, एक्स एक्सिस पे लाई करता है, थोड़ी देर बाद हम सीखेंगे, अभी ही सीख लिए कि इसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। द प्रिंसिपल एक्सिस सर्व्स एज द एक्स एक्सिस, द पोल सर्व्स एज द ओरिजिन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। अब पोल के अगर लेफ्ट साइड में डिस्टेंस बनी है, पोल के लेफ्ट साइड में डिस्टेंस बनी है, यानी कि ओरिजिन के लेफ्ट साइड में, यानी इस साइड में, इस तरफ। अब देखिए इसमें मैंने जानबूझ के एरो दोनों तरफ लगाए हैं, ठीक है, इस तरफ हम लोग डिस्टेंस देख रहे हैं, तो ये नेगेटिव होगी क्योंकि ये ऐसे है। अब इसके इस तरफ हम डिस्टेंस देख रहे हैं, यानी इधर, तो ये इस डायरेक्शन में पोल के राइट साइड में है, तो ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। ये तो समझना आसान है, ऊपर जा रही है तो क्या हो रहा है, पॉजिटिव, और नीचे जा रही है तो क्या हो रहा है, नेगेटिव। नीचे जा रही है ऐसे नेगेटिव, ऊपर जा रही है ऐसे पॉजिटिव, है ना। तो ये समझ लिया हम लोग ने, पोल के लेफ्ट में नेगेटिव, पोल के राइट में पॉजिटिव, पोल के ऊपर पॉजिटिव, पोल के नीचे पॉजिटिव। ये याद रखिएगा। हमने क्या किया, दो स्फीयर लिए, ठीक है, और दो स्फीयर में अलग अलग काम किए। एक में बाहर से पॉलिश लगा दी और एक में अंदर से पॉलिश लगा दी, और दोनों को हमने काट दिया। तो याद रखिए ये सेंटर में बना छोड़ रहा हूं, दोनों को काट दिया, काट कर उनका एक पॉइंट, उनका एक पार्ट रख लिया, एक आर्क को रख लिया। तो अब देखिए ये वाला मिरर कौन सा है, ये तो सही दिख रहा है, कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब ये वाला गड़बड़ दिख रहा है, लेकिन मैं अगर इसी को रोटेट करके इधर पहुंचा दूं, इसी को ऐसे पहुंचा दूं यहां पे, अगर मैं स्फीयर का वो वाला पार्ट बचा रखता और ये वाला रब कर देता, तो इसकी और इसकी शक्ल मिल जाती। तो हमें क्या समझना था, जो स्फीयर का सेंटर था उसके ऑपोजिट साइड अगर पॉलिश की गई तो कॉनकेव मिरर। स्फीयर का जो सेंटर था उसी साइड अगर पॉलिश की तो कॉन्वेक्स मिरर, ये याद रखिएगा। अब यानी कि इस पे हम पूरा सर्कल कंप्लीट करते, पूरा स्फीयर कंप्लीट करते, तो इसका सेंटर आता यहां पे, ये सेंटर कहलाता सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इसका भी पूरा अगर हम लोग ऐसा बनाते स्फीयर, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां आता, ठीक है। तो अब हम लोग जान गए सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तीन नाम सीखे अभी तक हम लोगों ने, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल। और ये ध्यान दिया आपने कि लाइट जो है वो हमेशा लेफ्ट से आ रही। भाई हम लोग हिंदी राइटिंग करते हैं तो ऐसे करते हैं, इंग्लिश राइटिंग करते हैं तो ऐसे करते हैं, उर्दू राइटिंग करते हैं तो ऐसे करते हैं। तो हमें इस साइन कन्वेंशन में हिंदी राइटिंग या इंग्लिश राइटिंग वाली डायरेक्शन लेनी है। हम लोग हमेशा ऐसे लिखना शुरू करते हैं, सो लाइट विल ऑलवेज कम फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है। एक स्फीयर लिया, उसका सेंटर मार्क किया, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, ये है प्रिंसिपल एक्सिस।
स्फीयर पे तो थोड़े बाल लगाए तो बन गई पॉलिश्ड सरफेस। इसके ऑपोजिट रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एक पॉइंट है जहां पर जो मिरर है वो प्रिंसिपल एक्सिस को काट रहा है, उसको कहते हैं पोल। सी हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर, पी हुआ पोल। सीपी ओरिजिनल स्फीयर का रेडियस थी, इसलिए सीपी डिस्टेंस को कह देंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। पॉइंट सी और पी के बीच में हम लोगों ने एक और पॉइंट बनाया और ये पॉइंट हुआ एफ यानी फोकस। एफ पी हो गया फोकल डिस्टेंस। रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे और फोकल डिस्टेंस को स्मॉल एफ से। और अब हम लोगों ने क्या किया, जो मिरर के एंड पॉइंट्स हैं ये और ये, इनके बीच की डिस्टेंस थी, तो ये डिस्टेंस मैं यहां नहीं बनाना चाहता, मैंने यहां पे बना दी। तो इस डिस्टेंस को अगर आप देखा जाए तो अपना जो मिरर है वो एक कटोरी जैसा होगा कि नहीं, थोड़ा सा मतलब इस तरह से सामने से इधर से आप देख रहे हैं तो केवल ये आर्क दिखाई दे रहा है, लेकिन है तो ये एक स्फीयर का पार्ट। तो स्फीयर का पार्ट होने की वजह से मिरर एक छोटी सी कम गहरी कटोरी जैसा होगा। तो उस कटोरी का जो डायमीटर होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, एपर्चर। तो हम लोग क्या कहते हैं, द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड एपर्चर। कुछ लोग इसे एपरेचर बोल देते हैं, वो गलत है, सही स्पेलिंग ये है एपर्चर। अब हमने क्या किया, फोकस से जाने वाली एक लाइन को बनाया और इस लाइन से एक प्लेन बनाया। ये प्लेन क्या होगा, फोकल प्लेन। ठीक है ना। तो इतने सारे टर्म्स हैं, अभी कुछ और बचे हैं। तो अब एक एरो हम लोगों ने ऊपर बनाया लेफ्ट साइड में, इसे बोला ऑब्जेक्ट। लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट क्यों रखा, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि लाइट हमेशा लेफ्ट से आएगी, तो लाइट इस साइड से आएगी, इसीलिए यहां पे ऑब्जेक्ट रखेंगे। यार पॉलिश के पीछे ऑब्जेक्ट रखने से क्या फायदा, मिरर के पॉलिश के पीछे जाके आप खड़े होंगे तो मिरर का कोई फायदा नहीं है। तो ये रहा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की पोल से डिस्टेंस का नाम हम लोग देंगे यू। ऑब्जेक्ट की बन गई इमेज, इमेज का पोल से डिस्टेंस का नाम हम लोग देंगे वी। यू वी बड़े ही सिंपल नाम है इनके। यू है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी है इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस है, अलोंग द एक्स एक्सिस है। फिर ये इसकी हाइट भी ले ली, इसका नाम रखा हम लोगों ने ओ। ओ है ये, जीरो नहीं। और ये वाली हाइट देखी, इसका नाम हम लोग ने रखा आई। ओ क्या है, ऑब्जेक्ट हाइट या ऑब्जेक्ट लेंथ जैसा बोलना चाहे, और आई क्या है, इमेज हाइट या इमेज लेंथ। ठीक है, तो एक बार मैंने हाइट लिख दिया, एक बार लेंथ लिख दिया। आप ऑब्जेक्ट लेंथ इमेज लेंथ बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट हाइट इमेज हाइट, दोनों ही चीजें बोल सकते हैं। इतने सारे टर्म्स हम लोग मिरर में यूज करेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर का फोकल डिस्टेंस आधा था, इसलिए F इज इक्वल टू R बाई 2। एक और फॉर्मूला हम लोग सीखेंगे, 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू। इसे ही कहेंगे मिरर फॉर्मूला। हम लोग इसका भी प्रूफ सीखेंगे और इसका भी प्रूफ सीखेंगे।